नहीं, केसेस अभी ज्यादा बढ़ रहे हैं कुछ। बस से आते हो? हम्म। सब कोई बस से आता है? कोई नहीं, देखो अब 10-12 दिन में क्लास जो होगा वो फुल्ली ऑनलाइन ही हो जाएगा। हाँ हाँ, बंद करेगा ना, धीरे धीरे सब घर जाएंगे। तुम लोग भी निकल लेना घर, नहीं तो फंस जाओगे यहाँ पे। कुछ बर्बाद नहीं होगा, पढ़ाई कहीं से भी कर सकते हो। लेकिन हॉस्टल स्टूडेंट के एक प्रॉब्लम हर लोग के लिए चलता तो भी नहीं पढ़ रहे वो लोग। पता नहीं कैसे नहीं पढ़ते। ऑप्शन नहीं है तो क्या ही कर लोगे, पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर एक साल और ड्रॉप करना। बोलो, क्या पढ़ाए थे? अच्छा, होमवर्क दिए थे, पढ़े हो कुछ? चलो ठीक है, पढ़ना उसको। अभी एक चैप्टर और होमवर्क मिलेगा, वो भी पढ़ना है, सब साथ में क्लियर करेंगे। अभी स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आवाज आ रही है? यस सर। एसी चालू कर दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लिखो मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, सेम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता था, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होता है और यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। ठीक है, डेफिनेशन और जो जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन है सब सेम टू सेम रहता है, कुछ चेंज नहीं होता है। जैसे अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड है कुछ, ठीक है, यहाँ पे अगर एक बड़ा सा एरिया है तो इस एरिया में एक छोटा सा हमने एक इनफाइनाइट सेमियल एरिया काटा है डी ए, और ये एंगल थीटा बना रहा है यहाँ से। तो जो डी फाई होगा दैट विल बी बी डॉट डी ए। छोटे से एरिया पे निकालोगे तो उस एरिया पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो, और उसका एरिया वेक्टर का डॉट लोगे तो वहां से फ्लक्स आता है। तो ये छोटे से एरिया का हो गया, अगर पूरे बड़े एरिया के निकालना है तो इसी डी फाई को इंटीग्रेट कर देंगे, तो बी डॉट डी ए। और स्पेशल केस है इसका, if magnetic field is constant, magnetic field is uniform and area is planar, then phi is equal to b vector dot a vector, या फिर phi लिख सकते हो ba cos थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ध्यान से देखना, एरिया के साथ एंगल नहीं, एरिया वेक्टर के साथ एंगल है, जो भी पहले हम कैलकुलेट करते थे। यही फ्लक्स होता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी कुछ ऐसा ही होता था, बस वहां बी की जगह ई आ जाता था। ठीक है, तो सेम टू सेम है, कुछ चेंज नहीं है, डेफिनेशन भी वही होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, उसी से कैलकुलेट करते हैं, वही डेफिनेशन होता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसको, इसके हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स, अब इसके बाद फराडे करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और उस एक्सपेरिमेंट से उनको पता चला
जब भी किसी कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड लिंक होता है और वो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड से जो फ्लक्स होगा, अगर वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उस गिवन कंडक्टर में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, और उस ईएमएफ को किसी क्लोज सर्किट में लगाओगे तो उसके चलते करंट फ्लो होगा और दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला पॉइंट लिखना, whenever 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 flux whenever flux linked with a conductor, whenever a flux linked with a conductor changes with a conductor linked with a conductor changes an EMF an EMF is induced, an EMF is induced an EMF is induced in the conductor which is known as induced EMF, and this phenomenon is called electromagnetic induction, and this phenomenon is called electromagnetic induction। समझो क्या हो रहा है। देखो यहाँ एक कॉइल है, इस कॉइल के पास हमने एक मैग्नेट रखा हुआ जिसमें ये साउथ है और ये नॉर्थ है। ठीक है, जैसे ये मैग्नेट यहाँ पे रखोगे कुछ मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक हो जाएगा। ये जो कॉइल है, इस कॉइल से क्या हुआ, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो गया, किसके चलते, मैग्नेट के चलते, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है उसके चलते। ठीक है, तो कुछ फ्लक्स लिंक हो गया। अब ये जो फ्लक्स है ना, अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज होने का मतलब अभी हमारे फिगर के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना है, अभी हमारे फिगर के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस यहाँ पे 3 दिख रहा है, तुम्हें भी 3 है। ठीक है, अगर ये टाइम के साथ अगर इसको पीछे खींचोगे तो कुछ देर बाद 1 लिंक हो जाएगा, या फिर इसको आगे करोगे तो 5 हो सकता है। ठीक है ना। अब होता क्या है कि किसी भी तरीके से अगर इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक है वो चेंज करेंगे, उस चेंज के चलते ये जो कॉइल है ना, ये जो कॉइल है इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। आ रही बात समझ में, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। अब अगर ये रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है तो फ्लक्स चेंज होगा, अगर ये रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो लिंक पहले था, मान लो पहले 3 लिंक था, ये दोनों रेस्ट में है तो कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब इसको चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ मोशन लाना पड़ेगा, रिलेटिव मोशन लाना पड़ेगा, और रिलेटिव मोशन इन दोनों में होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके चलते क्या होगा, इस कॉइल में, ये जो कॉइल है इस कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखो, this induced EMF is equal to negative rate of change. This induced EMF is equal to negative rate of change
of magnetic flux, negative rate of change of magnetic flux through the conductor, या magnetic flux linked to the conductor. That is E is equal to minus d phi by dt. जो भी ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होता है? ईएमएफ होगा माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर। और ये जो छोटा सा इक्वेशन है इसी को हम बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो चेंज है फ्लक्स का वो किसके अनुसार है? किसके अकॉर्डिंग है? टाइम के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, पोजीशन के अकॉर्डिंग नहीं है। जो भी चेंज देख रहे हैं वो रेट देख रहे हैं, रेट मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज देख रहे हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा तभी जाकर के ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और अगर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी वैल्यू बता देंगे सीधे यहाँ से। अब ये वैल्यू बताने के लिए ना सबसे पहला चीज क्या तुमको चाहिए? फाई चाहिए। फाई अगर पता रहेगा किसी टाइम पे तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ईएमएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। ईएमएफ कोई भी कॉइल हो या कंडक्टर हो, अगर उससे फ्लक्स फ्लक्स जो लिंक हुआ है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, अगर वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उस चेंज के चलते ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। ये उल्टा वाला है। उल्टा कहने का मतलब पहले क्या था? करंट था, ठीक है ना, करंट फ्लो हो रहा था। तो इस करंट के चलते क्या हो रहा था? आसपास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था। अभी क्या है ना, उल्टा है। अभी क्या है? अभी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर के आसपास है और वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उसके चलते जो फ्लक्स आ रहा है, तो इस वायर में क्या दौड़ने लगेगा? करंट दौड़ने लगेगा। पहले क्या था ना, आई से बी आ रहा था, ठीक है। इस केस में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में बी से ई आता है और ई से आई आता है। मतलब इसका वाला क्या है? अपोजिट है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो जो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़े थे करंट कैरिंग कंडक्टर के चलते, उसका अपोजिट वाला है। आ रही बात समझ में? तो अब देखो, हमने पढ़ा था कि जो फाई होगा एंड फाई इज इक्वल टू हाउ मच? बी ए कॉस थीटा। तो अगर पुट करोगे सो ई की वैल्यू कितना लिख सकते हो? माइनस डी बी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। अब यहाँ पे तीन ऐसा क्वांटिटी है जो चेंज हो सकता है, ठीक है। तीन ऐसा क्वांटिटी है जिसको चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स के फॉर्मूला अगर ध्यान से देखोगे, फ्लक्स का फॉर्मूला, तो फ्लक्स क्या होता है? फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। तो अगर इसको चेंज करना है तो मे बी बी चेंज हो सकता है, मे बी ए चेंज हो सकता है, या मे बी ये थीटा चेंज हो सकता है। इन तीनों के चेंज से फाई चेंज होगा। और अगर इन तीनों में से कोई भी टाइम के अनुसार चेंज हो रहा है तो फाई चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। इसके नीचे लिखना that is EMF can be induced, that is EMF can be induced with any of the following method. EMF can be induced with any of the following method. Can be induced with any of the following method. Changing B with time, दूसरा changing A with time, या फिर तीसरा changing theta with time. और इन तीनों का अलग अलग यूज है।
अगर बी टाइम के साथ चेंज होता है तो यहां से एडी करंट प्रोड्यूस होता है। बी टाइम के साथ चेंज होगा तो क्या होगा, कंडक्टर में एडी करंट प्रोड्यूस होगा और उसको हम यूज करते हैं। जैसे ये जो तुम्हारा इंडक्शन होता है, इंडक्शन एडी कॉइल पे काम करता है, एडी करंट पे काम करता है। और ये चेंजिंग एरिया विद टाइम है, यहां से हम मोशनल ईएमएफ पढ़ेंगे। और चेंजिंग थीटा विद टाइम से जेनरेटर बनता है। तीनों का अलग अलग केस में यूज है। जैसे अगर टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसके चलते एडी करंट प्रोड्यूस हो सकता है, अगर एक प्लेट लोगे तो। और अगर एरिया चेंज कर रहे हो तो यहाँ से मोशनल ईएमएफ आता है। और अगर थीटा चेंज कर रहे हो तो थीटा का चेंज हम यूज करते हैं कहाँ पे, जेनरेटर में। ठीक है, तो एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले उससे नोट में लिखो ना, इंड्यूस्ड करंट। लिखना, if conductor forms a part of, if conductor forms a part of, if conductor forms a part of, a part of a closed coil, a closed coil forms a part of a closed coil, a current will flow through, a current will flow through this circuit, a current will flow through this circuit, through the circuit due to induced EMF, due to induced EMF, due to induced EMF, which is known as, which is known as, which is known as induced current, which is known as induced current, comma, let R be the, let R be the resistance of this circuit, let R be the resistance of this circuit, let R be the resistance of this circuit, then induced current is given as, then induced current is given as, induced current is given as I equals to minus 1 by R d phi by dt. V इक्वल्स टू आई आर यूज करके करें तो I क्या हो जाएगा, V बाई आर। और V किसके चलते आ रहा है, इंडक्शन के चलते आ रहा है, जो कि E है। और E बाई आर, और E का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा दैट विल बी माइनस 1 बाई आर डी फाई बाई डी टी। नोट में ही नंबर 2 लिख लो, फॉर 10 टर्न्स। अगर n टर्न है तो, अगर एक टर्न था उसके लिए अभी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर टर्न्स n हो गए तो उसके लिए जो ईएमएफ होगा दैट विल बी माइनस n डी फाई बाई डी टी। या फिर अगर करंट कैलकुलेट करेंगे तो करंट विल बी माइनस n बाई आर डी फाई बाई डी टी। अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है तो बस n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां से ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, सवाल लिखना, a coil, a coil, a coil
having radius having radius 10 centimeter, having radius 10 centimeter at a given instant, at a given instant, at a given instant, and it is changing, and it is changing, and it is changing at a rate of, at a rate of, at a rate of 0.1 centimeter per second, at a rate of 0.1 centimeter per second, comma, it is placed in a constant magnetic field, it is placed in a constant magnetic field, constant magnetic field, constant magnetic field of 10 by pi Tesla, 10 by pi Tesla, such that magnetic field, such that magnetic field is perpendicular to the plane of coil, such that magnetic field is perpendicular to the plane of coil, then find EMF induced, then find EMF induced in this coil, then find EMF induced in this coil. इसको कैसे करेंगे? देखो ये जो केस है ना, ये कौन सा केस है? एरिया चेंज वाला। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है बी, कितना दिया हुआ है? 10 बाई पाई टेस्ला। जो रेडियस दिया हुआ है आर, वो कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर किसी टाइम इंस्टेंट पे। लेकिन ये जो रेडियस है ना, ये टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, और उस चेंज का रेट दिया हुआ है। मतलब dr बाई dt तुमको दिया हुआ कितने के बराबर? 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है? चलो, इसके कहने का क्या मतलब है ना, कि यहाँ पे एक कॉइल है जिसका रेडियस अभी कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये ऐसे जगह पे रखा गया है जहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है और कांस्टेंट है। और साथ ही साथ एक चीज और दिया है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर में भी क्रॉस हो सकता है और में भी डॉट भी हो सकता है। डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है, इसलिए डायरेक्शन की अभी बात नहीं करेंगे, बस मैग्नीट्यूड पूछ रहा था कि कितने का ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है ईएमएफ का? माइनस d∅dt, और मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो अभी के लिए इस माइनस साइन को क्या करेंगे? हटा करके रखेंगे। माइनस क्यों आता है वो लेंज लॉ से समझाएंगे। तो ईएमएफ का अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे तो दैट विल बी ba cos थीटा डिवाइडेड बाई dt, ये होगा। अब समझो, यहाँ पे b कांस्टेंट है तो b बाहर आ जाएगा। cos थीटा जो है, cos थीटा की जगह क्या रखोगे? थीटा अगर ध्यान से देखोगे तो अगर ये परपेंडिकुलर है, अंदर की तरफ है,
तो जो भी एरिया वेक्टर होगा उसके साथ एंगल कितने का बनाएगा, या तो 0 या तो 180, 0 या तो 180, और कॉस 0 और कॉस 180 कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। अब यहां से b बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, dA बाई dt, ये चीज बचा। अगर किसी तरीके से dA बाई dt निकाल लोगे, b का वैल्यू पुट करोगे, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो dA बाई dt कैसे निकलेगा, तुमको पता है एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो dA बाई dt कितना होगा, पाई 2r dr बाई dt, ठीक है ना। किसके टर्म में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, टाइम के टर्म में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के टर्म में, तो dA बाई dt विल पाई कांस्टेंट है, r चेंज हो रहा है, तो r का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2r dr बाई dt, टाइम के टर्म में कर रहे हो इसलिए नीचे टाइम दिखाना पड़ेगा। तो अब यहाँ से जो जो वैल्यू दिया हुआ पुट करो, पाई r कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर पुट करोगे 10 बाई 100 एसआई में पुट करोगे, dr बाई dt कितना दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर, तो इसको भी चेंज करोगे डिवाइडेड बाई 100, ये dA बाई dt है, इसको उठा करके यहाँ पुट करोगे, सो 10 बाई पाई इंटू पाई इंटू 20 बाई 100 इंटू 0.1 बाई 100। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है, 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट। सब कुछ अगर किस में रखे हो, एसआई में रखे हो, तो जो आंसर होगा वो किस में आएगा, वोल्ट में आएगा। आई पाई कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। तो अगर एरिया का चेंज देगा तो कुछ इस तरीके का सवाल दे सकता है जिसमें एरिया चेंज हो रहा होगा और उस चेंज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तुमको दे के रखेगा। एरिया का जो चेंज से रिलेटेड सवाल है वो कुछ एक दूसरा तरीका से भी ऐसे देता है, इसी को मोशनल ईएमएफ बोलते हैं, कि एक फ्रेम है, ये फिक्स है, ठीक है, इसके ऊपर एक कंडक्टर है जिसको हम घुमा रहे हैं, मतलब इसको चला सकते हैं, ये मूवेबल वायर है, इसको v वेलोसिटी से खींच रहे हैं, ये जो लेंथ है ये L दिया हुआ, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में किसी एक जगह शो कर रहे हैं, सारे जगह पे है B टेस्ला। इसी को मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। अभी पता चलेगा, यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला याद रखेंगे। ये प्रॉब्लम के साथ साथ इसमें कुछ थ्योरी भी है। ये लेंथ कुछ देर के लिए मान सकते हो कि ये जो लेंथ है ये डी है, अब समझना। चलो देखो, हमें अगेन करना क्या है, यहाँ पे फाइंड ई कैलकुलेट करना। अब देखो ये जो फ्रेम है, यहाँ करंट भी निकाल सकते हो अगर आर दिया रहेगा। ये जो फ्रेम दिया हुआ है ये फिक्स फ्रेम है, इसके ऊपर ये मूव कर सकता है। अब देखो हो क्या रहा है कि यहाँ जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पे, इधर से मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है। मान लो इस इंस्टेंट पे इसका एरिया कितना है, ए के बराबर है, तो यहाँ पे अगर फ्लक्स निकालोगे, फ्लक्स विल बी हाउ मच, बी ए कॉस थीटा फॉर्मूला होता। लेकिन हमने क्या करा, अभी इसको क्या कर दिया है, क्रॉस लेकर के चलना है, क्रॉस मतलब इनसाइड की तरफ है, तो अगेन ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। हमेशा 1 नहीं होता, उसके लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो अभी जो फ्लक्स है इस इंस्टेंट पे वो B इंटू ए है,
या A1 करके रख सकते हो क्योंकि एरिया चेंज होगा, तो phi1 कर दो। जो भी फ्लक्स है इस इंस्टेंट पे कितना है, B इंटू A1 है। आ रही बात समझ में? अब इसको जब खींचोगे, इसको क्या करोगे, खींच रहे हो इधर से, इसको जैसे ही खींचोगे तो मान लो कुछ देर बाद ये यहां चला गया, मतलब इसको तुमने टाइम दिया, dt टाइम दिया, dt टाइम में ये यहां से कहां पहुंच गया, इधर पहुंच गया, डिस्टेंस कवर करा है dx। कुछ देर बाद जब इसको पुल कर रहे हैं, ये v वेलोसिटी से इधर बढ़ रहा है तो आगे की तरफ जाएगा। आ रही बात समझ में? और उस इंस्टेंट पे क्या होगा ना, उस इंस्टेंट पे ये एरिया चेंज होकर के क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। ये जो एरिया है जो पहले A1 था, ये डिस्टेंस बढ़ने के चलते एरिया A1 से क्या हो जाएगा, A2। तो उस जगह अगर फाई निकालोगे उस इंस्टेंट पे, तो फाई को क्या लिख सकते हो, BA2 लिख सकते हो। आ रही है बात समझ में? तो ये पहले का फाई है और ये बाद का फाई है, ठीक है। इसमें अगर चेंज देख रहे हो, डी फाई स्मॉल चेंज है क्योंकि dt टाइम में किया हुआ है, तो डी फाई जो होगा डेट विल बी b इंटू A2 माइनस A1। जो भी चेंज होगा वो कितना होगा, A2 माइनस A1 के बराबर होगा। क्लियर है? अब A1 अगर निकालना है, A1 कितने के बराबर होगा बोलो, A1 क्या होगा, लेंथ और ये वाला डिस्टेंस d, तो L इंटू डी। A2 अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो A2 में ये L तो कांस्टेंट है, तो इधर L d प्लस dx। आ रही बात समझ में? जो A2 होगा उसमें ये वैल्यू आएगा, तो यहाँ पुट करोगे तो कितना होगा, b A2 में लिख सकते हो L इंटू डी प्लस एल डी एक्स माइनस L इंटू डी। तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, b इंटू एल डी एक्स। ठीक है। अब डी फाई बाई डी टी निकालोगे, इसको टाइम से डिवाइड करोगे तो इधर भी टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर दिए, ये डी फाई था, डी फाई कितना आया, b इंटू एल इंटू डी एक्स, क्योंकि एरिया में यही चेंज है, तो इधर से डी फाई बाई डी टी कितने के बराबर होगा, b इंटू एल डी एक्स बाई डी टी। अब ध्यान से देखो, b कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है, चेंज कौन हो रहा है, x चेंज हो रहा है, तो dx बाई dt किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर। dx बाई dt किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर। यानी यहाँ जो डी फाई बाई डी टी होगा उसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, बी एल भी के बराबर होगा, और यही क्या होता है, ई होता है। यानी जो भी तुम्हारा मोशनल ईएमएफ है, मोशनल ईएमएफ है, उसमें ई का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, बी एल बी। ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्यों है, क्योंकि इसमें जो एंगल है, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड भी वेक्टर एंड एल वेक्टर इज 90 डिग्री। तीनों जो वेक्टर है उसमें एंगल कितने का, 90 डिग्री का। अभी समझाएंगे कैसे एंगल 90 डिग्री है। ये तभी यूज करते हैं, हमेशा यूज नहीं करते हैं। ये मोशनल ईएमएफ का भी कौन सा केस है, स्पेशल केस है। देखो इसमें सवाल कैसे रहेगा कि एक कंडक्टर देगा जो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, ये कंडक्टर था, v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा था, ठीक है ना, और इस कंडक्टर का लेंथ कितना है, ये जो लेंथ है वो इसके बराबर है, ये जो लेंथ है ये क्या है, इसके बराबर है, वो इधर आया, ठीक। और इसमें कंडीशन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ वेक्टर और भी वेक्टर तीनों एक दूसरे क्या है,
परपेंडिकुलर, देखो ये लेंथ है, लेंथ वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, यानी अगर ये v वेक्टर है, ये लेंथ वेक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, ये L B और V। आ रही है बात समझ में? तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, तभी जाकर के हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे BLV के बराबर। और अगर किसी एक के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, लिखना, नोट में लिखो, if angle between any two vectors is theta, any two कहने का मतलब यहाँ तीन वेक्टर है, कौन कौन सा, B, V और L, if angle between any two vectors is theta, किसी दो के बीच में एंगल अगर थीटा के बराबर है, then motional EMF is given as E equals to BVL sin theta। ठीक है, अगर थीटा दिया होगा, किसी भी दो के बीच का एंगल, किसी भी दो, मतलब या तो बी और बी के बीच में एंगल कितने का है, थीटा है, या फिर बी और एल के बीच में एंगल थीटा है, या फिर बी और एल के बीच में एंगल कितने का है, थीटा के बराबर है, तो इस केस में जो मोशनल ईएमएफ आएगा दैट वुड बी बी वी एल साइन थीटा। ठीक है ना? अब सोच रहे होगे कॉस थीटा से साइन थीटा कैसे हो गया, नहीं सोच रहे हो, क्योंकि फ्लक्स तो बी ए कॉस थीटा था, तो फिर यहाँ पे साइन थीटा कैसे आया, क्या, हाँ डिफरेंशिएशन से सोच सकते हो, या फिर दूसरा यहाँ पे चीज क्या है ना, कि ये जो थीटा है ना, ये किस कौन सा थीटा है, ये एरिया वेक्टर का थीटा नहीं है, ये किसके बीच का एंगल है, लेंथ या भी के बीच में, या भी और एल के बीच में है, वो जो एंगल था वो एरिया वेक्टर से था। देखो अगर ये कॉइल है, तो इस कॉइल से एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो दोनों में एंगल कितने का हो रहा है, 90 डिग्री का। यहाँ पे लेंथ वेक्टर किधर है, लेंथ वेक्टर ये है, तो लेंथ वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ वेक्टर ये है कि इधर है, लेंथ वेक्टर इस प्लेन में है, लेंथ वेक्टर कहाँ है, इस प्लेन में है, एरिया वेक्टर इस प्लेन के बाहर है। ठीक है ना? तो अगर इसके साथ जो एंगल है वो बी के साथ कैलकुलेट करोगे, और लेंथ के साथ जो एंगल है वो बी के साथ कैलकुलेट करोगे, वो दोनों सेम नहीं है। यहाँ जो थीटा आ रहा है ना, वो प्रीवियस वाले थीटा से क्या है, अलग है। प्रीवियस वाला थीटा क्या था, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर। एरिया वेक्टर जैसे अगर ये क्वाइल है तो एरिया वेक्टर इधर की तरफ देखता, मे बी वेक्टर यहाँ पे क्या हो सकता है, इधर की तरफ हो सकता है। ये एंगल थीटा था, तो फाई हम कैसे लिख रहे थे, वी ए कॉस थीटा लिख रहे थे। आ रही है बात समझ में? अभी सिचुएशन क्या है ना, अभी ये जो क्वाइल है, क्वाइल को हमने क्या कर दिया, कंडक्टर में कर दिया, कंडक्टर में कन्वर्ट कर दिया। कंडक्टर कन्वर्ट करने के बाद जो फ्रेम वाली चीज है अभी भूल जाओ, क्योंकि मोशन इस कंडक्टर का होगा। तो ये जो फ्रेम है ना, ये जो कंडक्टर है, इसका लेंथ है एल। ठीक है? अगर इस लेंथ पे इसको v वेलोसिटी से इधर की तरफ खींच रहे हो, जहां पे ये एंगल क्या है, थीटा है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक, तो लेंथ वेक्टर में और v वेक्टर में जो एंगल है वो है थीटा, वो थीटा यहाँ पे आया। या फिर दूसरे तरीके से सोच सकते हो कि ये वेलोसिटी नहीं है, ये b है। ठीक है ना? मतलब ये लेंथ था और ये तुम्हारा b है, फिर उसको पुल कर रहे हो। यहाँ एंगल डिफरेंट है, एंगल किसके किसके बीच में, ऊपर देखो लिखा हुआ है, एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर। एनी टू वेक्टर का मतलब है बी या वी, बी या एल, या बी और एल। ये ध्यान रखना है, मोशनल ईएमएफ में कभी भी एरिया के साथ एंगल नहीं ढूंढते हैं। क्लियर है? इसमें सम लिखना, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लिखना,
पहले उसी में लिखो पॉइंट नंबर 1 में वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ई का जो वेक्टर फॉर्म होता है वो होता है वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर। इसको वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। ये तुम्हारा स्केलर फॉर्म है और ये क्या है, वेक्टर फॉर्म। इसमें लिखना नंबर 2 में लिखो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो। induced EMF is zero if velocity is if velocity is if velocity is parallel or anti-parallel, if velocity is parallel or anti-parallel, if velocity is parallel or anti-parallel to magnetic field, if velocity is parallel or anti-parallel to magnetic field। अब समझना इसका मतलब क्या बोलना। मान लो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अभी के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहा गया, इस बोर्ड के प्लेन में आ गया, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक ऐसा कंडक्टर रखा हुआ है, ये कंडक्टर है तुम्हारा, इस कंडक्टर को भी वेलोसिटी से इधर खींच रहे हो। आ रही बात समझ में। ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है इसी प्लेन में, इसी प्लेन में एक ऐसा कंडक्टर रखा हो और इस कंडक्टर को ऐसे खींच रहे हो कितने वेलोसिटी से, भी वेलोसिटी से। तो इस केस में ईएमएफ कितना हो जाएगा, जीरो होगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। आ रही है बात समझ में। ऐसे केस में कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वी वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कितने का है, जीरो है, और साइन जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, इसलिए ईएमएफ की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, या नेक्स्ट पॉइंट लिखना इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो। induced EMF is zero if induced EMF is zero if length vector is parallel to length vector is parallel to magnetic field। if length vector is parallel to magnetic field, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें जो कंडक्टर रखा हुआ है, कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, ये तुम्हारा कंडक्टर है और इसको v वेलोसिटी से मान लो इधर खींच रहे हो। तो ऐसे केस में भी लेंथ वेक्टर और b वेक्टर में एंगल कितने का हो गया, जीरो का हो गया, और जैसे ही लेंथ वेक्टर और b वेक्टर में एंगल जीरो होगा, अगेन इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और थर्ड बचा है, एक फाइनल सिचुएशन है, induced EMF is zero। induced EMF is zero। induced EMF is zero if velocity vector and length vector are parallel to each other। velocity vector and length vector are parallel to each other। या इसको ऐसे रहने, इसको क्रॉस कर दे रहे, मतलब जो फील्ड है वो अंदर की तरफ है, ये तुम्हारा लेंथ वेक्टर है और इस बार ये वेलोसिटी वेक्टर है। ये भी रॉड है तुम्हारा,
अब देखो यहाँ क्या है ना, ये ऐसे रॉड है और इस रॉड को कैसे खींच रहे हैं, ऐसे सीधा सीधा खींच रहे हैं। तो सीधा सीधा भी खींचते हैं तो क्या होता है, कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होता है। आ रही बात समझ में? मतलब तीनों वेक्टर में, तीन जो वेक्टर है ना उसी में किसी भी दो के साथ अगर एंगल जीरो हो गया तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा। किसी भी दो के साथ एंगल जीरो हो गया तो क्या होगा, जो तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ था जीरो हो गया। तो वो तीनों केस मैंने डिस्कस कर दिया कि किसके किसके बीच का एंगल कब जीरो होगा तो क्या होगा। अब देखो मोशनल ईएमएफ के केस में, मोशनल ईएमएफ के केस में ईएमएफ जनरेट तभी होगा जब फ्लक्स कट होगा। मतलब जो रॉड है ना वो फ्लक्स को स्वीप आउट करेगा। स्वीप आउट करने का मतलब है जैसे वो लॉन मूवर होता है ना, लॉन मूवर के नीचे जो भी ग्रास होता है वो क्या करता है, काटते हुए जाता है। वैसा ही केस अगर ऐसा कुछ होगा ना इधर की तरफ, तब जाकर के ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ, अब इसमें ये रॉड है, ये जो रॉड है ये रॉड इस फ्लक्स को कब स्वीप आउट करेगा, इधर खींचोगे तब या इधर खींचोगे तब। हॉरिजॉन्टल ऐसे खींचोगे ना तो फ्लक्स क्या होगा, स्वीप आउट होगा। स्वीप आउट होगा, अगर फ्लक्स स्वीप आउट होगा तो मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा। इस केस में क्या हो रहा है ना, इस केस में कोई फ्लक्स स्वीप आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर इसको ऐसे खींचोगे तो ये सीधा सीधी पार करेगा, कोई फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा। फ्लक्स स्वीप आउट होने का मतलब होता है फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो अगर फ्लक्स कट कर रहा है तो ईएमएफ जनरेट होगा, अगर फ्लक्स कट नहीं कर रहा है तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो ईएमएफ जनरेट करने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि जो भी फ्लक्स लिंक है इस कंडक्टर के साथ वो चेंज होना चाहिए। तो अगर वो चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। मोशनल ईएमएफ के केस में मतलब एक कंडक्टर दिया हुआ है, कंडक्टर के केस में अगर v वेलोसिटी चल रहा है, लेंथ l है और एंगल अगर जीरो नहीं है किस इन तीनों वेक्टर में किसी के भी साथ, तब जाकर के ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और मैक्सिमम ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगा उसका स्पेशल केस बता दिए हैं। स्पेशल केस मतलब E इक्वल्स टू BVL साइन थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। और जब साइन थीटा सॉरी थीटा जब 90 डिग्री होगा तो ऐसे केस में ये 1 हो जाएगा। और 1 जब होता है तो तीनों जो वेक्टर होते हैं, लेंथ वेक्टर, बी वेक्टर और भी वेक्टर, सबके सब क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। क्लियर है? चलो इसमें एक और चीज लिख लो। हाँ लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो लेंज लॉ। लेंज लॉ। लिखना, दिस लॉ इज यूज्ड, दिस लॉ इज यूज्ड, this law is used to find this law is used to find direction of induced current, direction of induced current with the help of which we can find with the help of which we can find with the help of which we can find direction of induced EMF, direction of induced EMF। तो ये जो भी लॉ है, इस लॉ से हम किसका डायरेक्शन निकालते हैं, करंट का डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है ना, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालेंगे और उस करंट के डायरेक्शन को यूज करके वहां से ईएमएफ का डायरेक्शन निकालेंगे। ईएमएफ का डायरेक्शन कहने का मतलब है कि कौन सा टर्मिनल हाइयर होगा और कौन सा टर्मिनल लोअर होगा। क्योंकि अभी देख रहे हो ना, ई बीवीएल साइन थीटा में तुमको ये पता नहीं चल रहा है, जैसे ये रॉड था, इस रॉड में अगर ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो एक कोई पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक कोई नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, तो ये बताने के लिए किसको यूज करते हैं हम, लेंज लॉ को, क्योंकि लेंज लॉ बताता है कि इसमें जो करंट फ्लो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा और उस करंट के हेल्प से हम ईएमएफ का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो लिखना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ according to this law induced current
according to this law, induced current flow in such a way that induced current flow in such a way that it opposes the cause which produces the current. It opposes the cause which produces the current. ठीक है, अब समझना इसमें क्या होता है। ईएमएफ जनरेट क्यों होता है या जो भी करंट है वो सर्किट में क्यों आ रहा है। देखो मैंने बोला क्या कि अगर फ्लक्स को हम चेंज करते हैं, तो क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। आ रही बात समझ में। तो ईएमएफ जनरेट क्यों हुआ, क्योंकि जो भी फ्लक्स का चेंज है ना, फ्लक्स का चेंज कितने तरीके से हो सकता है, या तो इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है। फ्लक्स पहले जो लिंक था वो मे बी इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है। तो ईएमएफ जो जनरेट होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है कि अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ तो उसमें करंट ऐसा दौड़ेगा ताकि वो इंक्रीज जो है उसको क्या करे, डिक्रीज करे। क्योंकि जो भी कॉइल है ना उसका काम क्या है कि अगर उसके साथ 10 वीबर मैग्नेटिक फ्लक्स पहले से लिंक है, ठीक है ना, तो वो चाहता है कि ये 10 वीबर क्या हो, हमेशा लिंक रहे। ठीक है ना, मतलब अगर एक कॉइल है, ये जो कॉइल है अभी इससे मान लो 10 वीबर, वीबर इसका यूनिट होता है फ्लक्स का, अगर 10 वीबर इसके साथ फ्लक्स लिंक है, ठीक है ना, तो ये चाहता है कि हमेशा इसके साथ क्या हो, 10 वीबर का ही लिंक फ्लक्स रहे। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे एक मैग्नेट लिए और इस मैग्नेट को इधर या फिर इधर मूव करवाएंगे तो क्या होगा, इसके साथ जो लिंक फ्लक्स है ना वो चेंज होगा। उस चेंज को ये कॉइल अपोज करता है। उस चेंज को क्या करेगा, ये कॉइल अपोज करेगा। और उस चेंज को जब अपोज करता है तो अपोज करने के लिए मान लो ये डिक्रीज कर रहा है, अगर ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये ऐसे करंट इसमें जनरेट करेगा ताकि इस वैल्यू को क्या करे, कांस्टेंट रखे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना चाहेगा, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना चाहेगा, इंक्रीज। इस मोशन के चलते इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड था या इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो डिक्रीज हो रहा है, समझना। इसके मोशन के चलते अगर इसको इधर पुल करोगे तो इसमें क्या होगा, इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो डिक्रीज होगा। तो कॉइल क्या चाहेगा, वो डिक्रीज नहीं हो, ठीक है ना, डिक्रीज नहीं हो उसके लिए क्या करेगा, ये खुद अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और खुद अपना मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस कर सकता है कोई भी कॉइल, जब उसके थ्रू करंट दौड़ेगा। तो अपने अंदर इस तरीके का करंट दौड़ाता है ताकि ये जो भी चेंज हो रहा है उसको क्या करे, अपोज करे। तो जैसे ही वो करंट अगर इसमें आने लगेगा, करंट अगर आ गया तो करंट के डायरेक्शन से तुम क्या निकाल सकते हो, ईएमएफ का डायरेक्शन निकाल सकते हो। आ रही बात समझ में। तो जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये एक कॉइल है, यहाँ पे ऐसा क्रॉस है, ठीक है ना, क्रॉस कहने का मतलब है इधर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, अंदर की तरफ है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम क्या कर रहे हैं, टाइम के साथ डिक्रीज कर रहे हैं। अभी इस कॉइल को थोड़ा सा इस पॉइंट पे कट करके रखेंगे, क्लोज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कट करके रख रहे हैं, ठीक है, कंडक्टर है ये। तो इसके थ्रू जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब इसमें कुछ ऐसा करंट जनरेट होगा, इसमें क्या होगा, कुछ ऐसा करंट जनरेट होगा जो इस डिक्रीज को क्या करे, अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए ना हमें करंट चाहिए। तो लेंज लॉ लगाने का एक रूल होता है कि लेंज रूल लगाने से पहले ना अगर तुमको सर्किट क्लोज नहीं दिया हुआ है, सर्किट कैसा दिया हुआ है, ओपन दिया हुआ है, तो उस सर्किट को पहले क्लोज करोगे। क्लोज कैसे करोगे, मान लो हमने यहाँ पे एक एक्सटर्नल वायर लगा दिया, ठीक है, ये सर्किट का पार्ट नहीं था, ये ओपन था, ए और बी, यहाँ पे हमने क्या करा, वायर लगा दिया एक्सटर्नल, ठीक है। क्योंकि ये वायर लगाओगे ना तभी इसके थ्रू क्या होगा, करंट दौड़ेगा। करंट के डायरेक्शन से हम ईएमएफ का डायरेक्शन निकालते हैं। तो समझो, जैसे ये लगाओगे इसके थ्रू करंट फ्लो होना शुरू होगा। अब करंट फ्लो कैसे होगा, या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, ये दो पॉसिबिलिटी है। क्योंकि करंट या तो मैग्नेटिक फील्ड या तो इंक्रीज हो सकता है या फिर
डिक्रीज हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शन भी कितने मिलेंगे, दो ही डायरेक्शन मिलेंगे, या तो इंक्रीज का या फिर डिक्रीज का। तो उसके चलते क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पॉसिबिलिटी है। तो समझना क्या हो रहा है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड था, अंदर की तरफ क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था, जो टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो उस डिक्रीज को अपोज करने के लिए ये जो कॉइल करंट प्रोड्यूस करेगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, इंक्रीज। और इंक्रीज करने के लिए यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो अंदर की तरफ होना चाहिए या बाहर की तरफ होना चाहिए, एक बार और सुन लो। मैग्नेटिक फील्ड जो इनिशियल था वो किधर की तरफ है, अंदर की तरफ, और वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस कॉइल का काम क्या है, उसको डिक्रीज होने से रोकना। अब डिक्रीज होने से रोकेगा कैसे, खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अगर इसको इंक्रीज करना है, इंक्रीज करने के लिए इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, क्योंकि देखो बी इन साइड में है, बी अंदर की तरफ है। तो अगर ये कॉइल क्या करेगा, अगर बाहर की तरफ प्रोड्यूस करेगा तो इसको कैंसिल आउट करेगा तो घटेगा। लेकिन घटाना नहीं है, क्या करना है इस कॉइल के चलते, बढ़ाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी घट रहा है। कॉइल का काम क्या है, बढ़ाना। तो बढ़ा कब सकता है, जब इसी डायरेक्शन में एक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। आ रही बात समझ में, अगर उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना, तब ये जो डिक्रीज हो रहा है उसको अपोज कर सकता है। आ रही है बात समझ में। तो अगर इसके थ्रू इससे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ प्रोड्यूस करना है तो इसके थ्रू करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, वही थंब रूल। यानी करंट इसमें जो दौड़ेगा वो किस तरीके के दौड़ेगा, इस तरीके के दौड़ेगा। तो जैसे ही हमें पता चला कि करंट कैसे दौड़ रहा है, करंट दौड़ रहा है क्लॉकवाइज, करंट दौड़ रहा है क्लॉकवाइज, यानी ये जो कॉइल है इसमें करंट कैसे दौड़ रहा है, क्लॉकवाइज दौड़ रहा है। तो ए का पोटेंशियल बता सकते हो, बी का पोटेंशियल बता सकते हो, कौन सा हायर टर्मिनल है कौन सा लोअर टर्मिनल है। क्या होगा, ए बताओ हायर टर्मिनल है या लोअर टर्मिनल है, ए। हाँ ये है बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, ये जो वायर है, ये जो वायर है ये कैसा बिहेव कर रहा है, बैटरी की तरह। वायर जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है, बैटरी की तरह। और बैटरी के अंदर जो करंट दौड़ता है वो फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव दौड़ता है। बैटरी के अंदर करंट कैसा दौड़ता है, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। जैसे ये बैटरी है ना, तो बैटरी के एक्सटर्नल जो करंट दौड़ता है वो दौड़ता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन इंटरनल में करंट कैसे दौड़ता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और ये जो कॉइल है यहाँ पे, ये जो कॉइल है ये एक्सटर्नल नहीं बिहेव कर रहा है। इस केस में ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये खुद बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है। और जब ये खुद बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है और इस बैटरी के अंदर करंट किधर से चल रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ए कैसा है, नेगेटिव है, बी कैसा है, पॉजिटिव है। आ रही बात समझ में। यही करंट इधर से बाहर होके जाएगा। बाहर के लिए अगर सोचोगे तो बाहर में करंट कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बाहर के लिए ये है, बैटरी के लिए ये है। आ रही बात समझ में। एक और करेंगे, वह इमोशनल ईएमएफ वाला समझते हैं। इसको v वेलोसिटी से खींच रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड b है, तो v वेलोसिटी से खींच रहे हो। तुमको बताना है कि a हायर टर्मिनल है या b हायर टर्मिनल है। थोड़ा सा जो भी बताएं उसका यूज करो, कुछ भी करो, गलत सही कुछ भी करो, क्योंकि एक बार में नहीं आएगा, एक बार और बताएंगे। लेकिन अभी ट्राई करो कि डायरेक्शन क्या होगा, ये ड्रॉ कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर इस कॉइल में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और ये कॉइल बैटरी की तरफ बिहेव कर रहा है, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ये एक्सटर्नल है, ठीक है। और एक्सटर्नल इसलिए ऐड करे थे क्योंकि हमें क्या चाहिए था, क्लोज लूप चाहिए था। और ये जो कॉइल है बिहेव्स एज बैटरी। डायरेक्शन में यही पे एक गलती होता है, बाकी सब चीज सही होता है।
सोचो ए हाइयर होगा या बी हाइयर होगा, कौन से टर्मिनल को हाइयर रखोगे? समझो, अगर इसको v वेलोसिटी से खींचोगे, v वेलोसिटी से अगर खींच रहे हो तो ये जो फ्लक्स है ये इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अगर इसको खींचोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाएगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब इस वेलोसिटी के चलते मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है? तो ये बढ़ने नहीं देगा, बढ़ने को अपोज करेगा। अपोज करने के लिए ये जो कॉइल यहाँ पे बन रहा है या यहाँ पे जो सर्किट बन रहा है, उस सर्किट में करंट ऐसा फ्लो कि क्या करेगा? इसको, इस इंक्रीज को अपोज करेगा। तो इंक्रीज को अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इसके डायरेक्शन में होना चाहिए या इसके अपोजिट डायरेक्शन में? इसको अपोज करने के लिए, इसको अपोज करने के लिए, अपोज करने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है? डिक्रीज करवाना है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज करवाना है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करवाना है, तो इसका मतलब है इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? थंब का डायरेक्शन कर्ल करोगे, ऐसे फिंगर कर्ल करोगे तो फिंगर का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, यानी जो भी इसमें करंट दौड़ेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। आ रही है बात समझ में? तो अगर करंट इस तरीके का आ रहा है, हमें चाहिए क्या? ये ईएमएफ की तरफ बिहेव करेगा, मतलब ये बैटरी की तरफ बिहेव करेगा। और बैटरी में हमेशा जो ईएमएफ जाता है वो किधर से किधर जाता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी बी कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव। ए कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव, तो प्लस। ठीक है, मान लो किसी सवाल में ये फ्रेम नहीं दिया हुआ है तो तुम क्या करोगे? अपने मन से फ्रेम बना लोगे। जैसे सवाल में बस ये दे दिया, ठीक है, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, तो क्या करोगे? फ्रेम बना लेना खुद से, फ्रेम बना करके अपने मन से ऐड कर देना। और अगर फ्रेम बनाने का मन नहीं कर रहा है तो राइट हैंड रूल यूज करेंगे। फ्रेम बनाने का अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा है तो क्या करोगे? राइट हैंड रूल यूज करोगे। राइट हैंड रूल कहता है कि अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में फिंगर रख करके उसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्व कर रहे हो, सुन लो ध्यान से, अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में फिंगर रख करके मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल कर रहे हो तो जो थंब का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करता है। आ रही बात समझ में? किधर हाथ रखा? वेलोसिटी की तरफ। कर्ल किधर कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अभी मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ, इसलिए फिंगर किधर कर रहे हैं? अंदर की तरफ। तो जो थंब का डायरेक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव। तो मोशनल ईएमएफ के केस में जब डायरेक्शन निकालना होता है तो कौन सा हैंड क्या यूज करते हैं? राइट हैंड रूल यूज करते हैं। और राइट हैंड रूल में वेलोसिटी की तरफ हाथ रख के उसको कर्ल करेंगे किधर? मैग्नेटिक की तरफ। तो थंब का जो डायरेक्शन है वो क्या देगा? पॉजिटिव देगा। तो या तो तुम उसको याद रखो, या फिर जब भी मोशनल ईएमएफ का केस होगा, कंडक्टर दिया है तो कंडक्टर के केस में क्या करोगे? इसको बंद कर दोगे, इसको ऐसे बंद कर दो। अगर ये v वेलोसिटी से इधर खींच रहा है तो ये एरिया क्या होगा? इंक्रीज होगा। एरिया इंक्रीज होगा तो इसमें करंट फ्लो करेगा, और अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हमें इस पोर्शन को बैटरी मानना है। ये जो एक्सटर्नल हमने ऐड करा है ना उसको बैटरी मत मान लेना। किसको बैटरी मानना है? जो हमारा रॉड है उसको बैटरी मानना है। तो रॉड को अगर बैटरी मानोगे, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो बैटरी में करंट उल्टा फ्लो होता है जो हम सोचते हैं उसका। तो उल्टा होने के लिए ये नेगेटिव होना चाहिए और ये पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है? तो ये लेंज रूल है। लेंज रूल को यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है? एक लूप चाहिए। अगर क्लोज लूप नहीं है तो हम खुद से ड्रॉ करेंगे, खुद से ड्रॉ करके उसको एक्सटर्नल लूप मानेंगे। फिर उस लूप में करंट दौड़ाएंगे, और करंट ऐसे दौड़ता है कि वो क्या करेगा? चेंज को अपोज करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो करंट ऐसे जनरेट होगा कि वो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेगा। और अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करेगा। फिर उसके हेल्प से डायरेक्शन निकाल सकते हो। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलो कुछ सवाल देखते हैं, और इस टाइप का कुछ हो तो लास्ट ईयर तुमसे पूछा होगा तो वो भी कर लेंगे। लिखना, इफ करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, if current flows from a to b, if current flows from a to b, a to b as shown in figure,
as shown in figure, direction of induced current in the loop will be ऑप्शन लिख लो, will be number 1 clockwise, number 2 anti-clockwise, number 3 cannot be determined, number 4 none of these. एम्स 2001 में पूछा था। ये कॉइल है तुम्हारा, इसके बगल में एक वायर रखा हुआ है ए बी, इसमें करंट दौड़ रहा है, तो तुमको बताना है कि इस करंट आई के चलते यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा। सॉरी, करंट का डायरेक्शन क्या होगा। एंटी क्लॉकवाइज होगा, सोचो। फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रिक ये ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और जब ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा तो करंट नहीं आएगा, और करंट नहीं आएगा तो तुमको डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा। हाँ, तो ये 2001 में पूछा था, किधर, एम्स में। आंसर कौन सा होगा, नन ऑफ दीज होगा। क्योंकि देखो जो करंट है ना, ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसके चलते इधर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। टाइम के साथ अगर चेंज नहीं हो रहा है ना, तो इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस ही नहीं होगा, और अगर ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो फिर डायरेक्शन ऑफ करंट तुमको चाहिए नहीं, ठीक है ना। अगर इसी सवाल में बोल देता है ये जो आई है इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, ये क्या कर रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग विथ टाइम, देन फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो करंट है ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तब बताओ इसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा उसके चलते जो करंट आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। सोचो, एंटी क्लॉकवाइज, देखते हैं। सब कोई सोचेगा। सबसे पहले चीज, इस करंट के चलते यहाँ जो ईएमएफ आएगा वो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ। इस करंट के चलते यहाँ पर सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा, इस करंट के चलते यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, बाहर या अंदर। कैसे, फिंगर कर्ल करोगे, थंब का डायरेक्शन करंट, फिंगर कर्ल करोगे बाहर की तरफ, यानी यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो कैसा आ रहा है, बाहर आ रहा है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, ये टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, क्योंकि बी निकालोगे, बी का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये होगा। आर डिस्टेंस यहाँ पे वेरिएबल है, उसका भी नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये करंट डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, तो बी भी क्या होगा, टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। अब ये जो कॉइल है इसका काम क्या है, ये इसको डिक्रीज करने से रोकेगा। तो डिक्रीज करने से रोकने के लिए अब इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, बाहर की तरफ ही, क्योंकि अगर इसको डिक्रीज होने से रोकना है तो हम ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे जो किधर हो, बाहर की तरफ हो। बाहर कहने का मतलब है कि जो करंट दौड़ेगा वो कैसा दौड़ेगा, इस तरीके का दौड़ेगा। और इसी के चलते म्यूचुअल, हम बाद में पढ़ेंगे सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखो इस कॉइल में करंट दौड़ रहा है, इस कॉइल के करंट के चलते अगर ये चेंज हो रहा है करंट, तो ईएमएफ किस में जनरेट हो रहा है, इसमें जनरेट हो रहा है। इसका डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। आ रही है समझ में क्या कर रहे हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे
और इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। क्लियर है? तो लेंज लॉ को ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके सोचने का जरूरत नहीं है। जो भी चेंज होगा उसको अपोज करेगा। और चेंज दो ही तरीके का होता है, या तो डिक्रीज या फिर इंक्रीज। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है तो कॉइल उसको क्या करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और डिक्रीज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड उल्टा डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बस सोच लेना उसी के अकॉर्डिंग। सवाल ऐसे बहुत सारे होंगे, प्रीवियस ईयर में इधर से कम सवाल पूछता है। मेन जो सवाल होता है प्रीवियस ईयर का वो म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस और मोशनल ईएमएफ से होता है। मोशनल ईएमएफ में तुम्हें वो जो बीवीएल वाला फॉर्मूला है वो यूज करना होता है। चलो तो फिर आज इतना ही रखते हैं, या जाने से पहले एक छोटा चीज और कर लेते हैं। मोशनल ईएमएफ का ये स्पेशल केस है। मतलब मोशनल ईएमएफ जो है ना, उसमें अगर वायर जो कंडक्टर है वो इरेगुलर शेप का है, इसको भी नोट में करके लेंगे। कंडक्टर ऑफ इरेगुलर शेप। अगर कंडक्टर का शेप इरेगुलर है, स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट नहीं है तो क्या करोगे, मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड था, लेकिन जो कंडक्टर पहले स्ट्रेट था उसको स्ट्रेट से हटा करके हमने क्या कर दिया, इरेगुलर कर दिया। ऐसा कुछ हो गया। और इसको v वेलोसिटी से इधर पुल करना। ये a है और ये क्या है, b है। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, वही सिंपल सा केस है कि इसको क्या करोगे, इरेगुलर वाले को मार करके क्या करेंगे, सीधा कर देंगे। सीधा करने का मतलब हमें इसके लेंथ की जरूरत नहीं है। हमें किसके लेंथ की जरूरत है, हमें वो लेंथ की जरूरत है जो ए और बी के बीच में है। ठीक है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा जो लेंथ है उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें किसकी जरूरत है, ए बी जो लेंथ है उसका जरूरत है। तो अगर ए बी लेंथ तुमको पता चल गया, यानी अगर ये बी है और इसका लेंथ एल डैश है, ठीक है, तो जो भी तुम्हारा ईएमएफ होगा दैट विल बी बी वी एल डैश। ठीक है। और एल डैश है इफेक्टिव लेंथ, लेंथ बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो इफेक्टिव लेंथ होगा उसी के बारे में सोचेंगे। ध्यान देंगे जो इफेक्टिव लेंथ है वो इस वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो इफेक्टिव लेंथ है वो क्या होना चाहिए, इस वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर नहीं होता, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं होगा तो क्या होगा, एंगल आएगा, साइन थीटा या जो भी टर्म है। तो जैसे ये एंगल कुछ बनाएगा ना, इसके साथ एंगल बनाएगा तो वो थीटा इधर दिखेगा। क्लियर है? जनरली जो भी तुमसे सवाल पूछेगा उसमें कुछ ऐसा पूछ रहा होगा कि अगर उसको लेंथ को सीधा करोगे तो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू व्हाट, वेलोसिटी। वो सब जो परेशान करने का काम होता है वो जेई मेंस वाले या एडवांस वाले वो करते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल कर लो। ये एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस r है और इसको v वेलोसिटी से इधर खींच रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यहाँ पे रखा हुआ। और यहाँ पे तुमको डायरेक्शन भी बताना है कि कौन सा टर्मिनल हाई होगा और कौन सा लो होगा। ये ए और ये पॉइंट बी। ए और बी का हाईर और लोअर पोटेंशियल भी बताना है।
कितना होगा BV इंटू 2R। कौन सा टर्मिनल हाइयर है, ए या बी? सर बी होगा। बी हाइयर है। चलो फिर से बताते हैं। देखो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओगे तो इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होगा, ये होगा, ये ए और ये बी, इसके बीच का लेंथ कितना होगा 2R, क्योंकि इसको ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन करोगे ये 2R के बराबर हो जाएगा। और ये v वेलोसिटी से चल रहा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी है। तो बस ईएमएफ का अगर मैग्नीट्यूड बताना है, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड वुड बी v और 2R। तो सिंप्लीफाई कर लो 2bvr, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन निकालने के मैंने दो तरीके बताए हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए या तो क्या कर लो, इसको क्लोज लूप बना लो और क्लोज लूप बना करके फिर अपोजिट करने वाला सोचो, और नहीं तो इसके लिए तो एक और सबसे सिंपल मेथड है, वेलोसिटी की तरफ हाथ रखेंगे, कर्ल करेंगे किधर, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो थंब का जो डायरेक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल। तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे भी डायरेक्शन निकाल सकते हो। और अगर इरेगुलर शेप दिया होगा तो इरेगुलर शेप को हम जिस दो पॉइंट के बीच में जो एंड है उसके बीच में स्ट्रेट कर देते हैं, स्ट्रेट करके फिर फॉर्मूला वही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसमें ज्यादा चेंज नहीं करते हैं, वही उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।